हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स देखे। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट बेटा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपने क्लास 9th में ऑलरेडी एक्सेलरेशन पढ़ा है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट इस वर्ड का मतलब होता है टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब टाइम के साथ अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वो जो बॉडी है या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और इसका आप फॉर्मूला भी लेते थे बेटा, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। तो dv का मतलब क्या हुआ? dv का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी और dt का मतलब हुआ चेंज इन टाइम। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है इसका मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। मानो कोई कार है, अगर कोई कार मूव हो रही है इनिशियली, ठीक है, तो इनिशियली उस कार का जो वेलोसिटी होगा, जो स्पीड होगा बेटा, वो कम होगा। और टॉप गियर में जैसे ही ये कार आ जाएंगी तो उसकी जो स्पीड होंगी वो मैक्सिमम होंगी। समझ रहे हो? मतलब कंटिन्यूअसली क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कार की वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। सही है, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब कार एक्सेलरेट हो रही है। समझ रहे हो? मतलब अगर हम लोग इस डीवी को भी लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली कार की जो वेलोसिटी है वो कम होगी। V2 क्या है, टॉप गियर में जब कार होंगी तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होंगी। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा ही। इनिशियली टाइम 0 होगा, टॉप में आप लोगों का कुछ ना कुछ टाइम होगा। इसका मतलब जैसे ही टाइम बढ़ते जा रहा है उसी तरह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब बॉडी या फिर वो कार एक्सेलरेट कर रही है। समझ रहे हो? मानो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, मानो उस कार की जो वेलोसिटी है बेटा वो है 30 किलोमीटर पर आवर। ये वाली अगर हम लोग उसकी वेलोसिटी ले ले तो इसी वेलोसिटी से कार कंटिन्यूअसली मूव हो रही है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? एक्सेलरेशन होगा 0। देखो आप, v1 कितना है? 30 ही है। v2 कितना है? 30 ही है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों सेम ही है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होंगी इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा बेटा? 0 बन जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो जो कार होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसकी स्पीड या फिर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है इसका मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? हमने फॉर्मूला तो देखा ही था। फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू मा। सही है, F इज इक्वल्स टू मा। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी को आपको एक्सेलरेट करना हो तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होना चाहिए? फोर्स। जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, ऐसा न्यूटन इनका कहना था। सो अगर किसी बॉडी को एक्सेलरेट करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा बेटा? आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो। अगर आप उसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करोगे देन दैट बॉडी विल एक्सेलरेट। समझ रहे हो? तो फोर्स और एक्सेलरेशन इनका कुछ ना कुछ रिलेशन है। एक्सेलरेशन होने के लिए या फिर एक्सेलरेट होने के लिए कौन जरूरी होता है बेटा? फोर्स।
विदाउट फोर्स बॉडी एक्सेलरेट नहीं होती। सही है। और ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब वो हर एक बॉडी को उसकी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अगर वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो डेफिनेटली बॉडी जो होंगी वो बेटा एक्सेलरेट होंगी, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, उस टर्म को बोलते बेटा हम लोग एक्सेलरेशन। क्या होंगी वो टर्म? एक्सेलरेशन। लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। बॉडी तो एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन किसकी वजह से एक्सेलरेट करेंगी बॉडी? ग्रेविटी की वजह से। जैसे कि मानो यहाँ पे इस ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से अगर छोड़ दूंगा तो इनिशियली बेटा इसकी वेलोसिटी कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ये टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस चला जाएगा इसकी वेलोसिटी आप लोगों को इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे हम लोग? उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो टर्म होता है बेटा इसे हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या होता है, और ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसी टर्म को बेटा आज हमें पढ़ना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हर जगह पे सेम होती है या फिर वेरी करती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो आज हमें देखना है, ठीक है। क्लियर है? चलो तो अब आज हम देखते हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्मॉल जी कितना होगा बेटा, वो हमें सबसे पहले देखना है। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होंगी या फिर होगी तो उसे हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट्स में कितना फोर्स होता है बेटा? फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है। न्यूटन ने दिया था हमें फॉर्मूला, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। उसी तरह से सेकंड फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास F इज इक्वल्स टू M इंटू जी, ठीक है। इस m का मतलब होगा मास, और ये जो g होगा बेटा इस g को हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आपके पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ वाला फॉर्मूला था बेटा, कौन सा? F इज इक्वल्स टू मास, ये यही फॉर्मूला है। F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन इस a की जगह पे कौन लेंगे बेटा अभी हम लोग? g। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन से एक्सेलरेशन की? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। इसकी वजह से इस a की जगह पे अब हम लोग लिखेंगे g। क्लियर है? तो ये दोनों भी फोर्सेस है, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो LHS है वो सेम ही है, हम RHS को इक्वेट कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा mg इज इक्वल्स टू, इस साइड में कौन है? gm इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये m इस स्मॉल m के साथ कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा स्मॉल g इज इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो, कैपिटल R का मतलब होता है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ। क्या होता है इसका मतलब? रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स होता है बेटा कितना? 6400 किलोमीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। जो अर्थ है, अर्थ की रेडियस कितनी होंगी? 6400 किलोमीटर, या फिर आप लिखते समय इसे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर भी लिख सकते हो। किलोमीटर को आप लोग मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला मिला बेटा? यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिला हमें? स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसे ही हम लोग क्या कहेंगे अब? स्मॉल r की जगह पे क्या डाल देंगे? कैपिटल R। तो हम लिखेंगे कैपिटल स्मॉल g इक्वल टू
gm upon r square, and this is the formula to find out the acceleration due to gravity. क्लियर है? अब इसके अंदर एक बात सुनो, अगर ये स्मॉल g को अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैपिटल G क्या होता है बेटा? ऑलरेडी हमने पढ़ा है, कैपिटल G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, बोलो? कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। सही है। उसके बाद ये जो कैपिटल M है ना बेटा, इसका मतलब होता है मास ऑफ अर्थ। ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है। और रेडियस, अब भी बोला मैंने, रेडियस कितना होता है? रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, या फिर आप वहां पे 6.4 इंटू 10⁻6 भी ले सकते हो। तो वैल्यू तो यही लेना है 6.4, क्योंकि वो मीटर में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। तो अगर इस केस के अंदर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आप इन सब की वैल्यू अगर पुट करो, ठीक है, और इसे अगर आप लोग सॉल्व करो, तो आप लोगों को जो जी मिलेगा बेटा, वो जी होगा 9.77। ये वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है। तो इसे ही अप्रोक्सीमेटली हम लोग बेटा जी इज इक्वल्स टू 9.8 ये ले लेते हैं। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या मिलती है बेटा हमें? 9.8। बात समझ रहे हो? ठीक है। और एक बात समझो कि अभी हमने कहा कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। सही है। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है बेटा? सेकंड। तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हमें क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होगा बेटा, वो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ये जो टर्म होती है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितने होंगे बेटा? 9.8। तो आप लोग बोलोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, वो है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब बात कर लेते हैं, ये जो वैल्यू अभी हम लोगों ने देखे, कौन सी वैल्यू थे बेटा? जी की वैल्यू क्या देखी थी हमने अभी? जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये वैल्यू हर जगह सेम होगी या अलग अलग होगी? तो ये जो वैल्यू होती है बेटा, वो हर जगह पे अलग अलग होती है। तो इसके तीन केसेस हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू द अर्थ सरफेस। सेकंड पढ़ना है वेरिएशन इन जी ड्यू टू द हाइट। और थर्ड पढ़ना है वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, याद रखना है, जी का वैल्यू बेटा कांस्टेंट नहीं होता। जी हमेशा चेंज होते रहता है। अगर आप लोग अर्थ देखोगे तो अर्थ का सरफेस कैसे दिखाई देता है बेटा? अर्थ कंप्लीटली स्पेरिकल नहीं है। ठीक है। अर्थ जो है वो थोड़ी सी एलिप्टिकल होती है बेटा। ये जो लाइन यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला, ये सेंटर पोर्शन वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। इसे क्या कहना है? इसे कहना है इक्वेटर। ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अर्थ का सेंट्रॉइड होगा, सेंटर पॉइंट होगा कहीं ना कहीं पे, और ये होंगी इसकी रेडियस, जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल आर। ठीक है। उसके बाद यहां से अगर हम ये लाइन देखें तो इसको बोला जाता है बेटा पोल्स। ये जो होंगे ये पोल्स होंगे, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है बेटा, इसे पोल्स कहना है। ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पोल्स। और ये जो लाइन होंगी बेटा, ये होंगी इक्वेटर। ठीक है, तो जब अर्थ रोटेट करती है, तो रोटेट करते समय क्या होता है, ये जो इक्वेटर वाला जो पोर्शन है बेटा, ये थोड़ा सा बल्ज फॉर्म में हमें दिखाई देता है, ऐसे बाहर आते हुए थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो पोल वाला जो पोर्शन होता है बेटा, वो फ्लैट बन जाता है। इसीलिए अर्थ जो होती है वो कंप्लीटली स्पेरिकल नहीं होती, वो इलिप्टिकल होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, अपने पास फॉर्मूला क्या था बेटा, अपने पास फॉर्मूला था स्मॉल जी के लिए, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेंटर पॉइंट से इस पोल का और इस इक्वेटर का डिस्टेंस सेम होगा? नहीं, डिस्टेंस तो अलग अलग होंगे। पोल जो होगा वो थोड़ा कम डिस्टेंस पर होगा, और जो इक्वेटर होगा बेटा, वो ज्यादा डिस्टेंस पर होगा। समझ रहे हो, क्योंकि वो जो शेप है, वो शेप इस तरह से बन रहा है। यहाँ से सेंटर जो होगा, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस कम होगा। और आप यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को अच्छे तरह से अगर देखो, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? तो जी क्या है? कांस्टेंट है। मास क्या है? अर्थ का कांस्टेंट है। लेकिन आर चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही है, क्योंकि रेडियस सेम है ही नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग है। सही है, तो आप यहाँ पे हर एक पॉइंट पे भी अगर चेक कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप किसी भी पॉइंट को चेक करो, तो आर की वैल्यू आपको चेंज होते हुए दिखाई देती है। सही है, तो अगर आर चेंज होगा, तो जी की वैल्यू भी चेंज होंगी बेटा। और जी का और आर का रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ पे? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब अगर रेडियस कम होगी, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएंगे बेटा। क्लियर है? अगर यहाँ पे आर अगर कम हो रहा है, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा पोल पे होंगी या इक्वेटर पे होगी? पोल पे होगी, क्योंकि पोल सेंटर से कम डिस्टेंस पर है, और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू बेटा कम होंगी। तो आप याद रख सकते हो, अगर आर इंक्रीज होता है, तो जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो हर एक पॉइंट पे देखो, यहां से यहाँ पे हर एक जगह पे हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है। तो डिस्टेंस चेंज होगा, तो जी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? हम्म तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड। सेकंड बेटा चेंज विथ हाइट। चेंज विथ हाइट अगर हम देखेंगे, तो फिर से वही यूज करेंगे हम। जी का फॉर्मूला क्या है? फिर से अपने पास वही, जी एम अपॉन आर। ठीक है, जैसे कि मानो ये अर्थ है, या फिर यहाँ पे ले लेता हूं मैं। तो देखो, जैसे कि मानो अभी ये अर्थ है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा, और ये बनेगी रेडियस ऑफ द अर्थ। बराबर है बेटा? इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर। और इस अर्थ सरफेस से ऊपर, तो जितना हम लोग ऊपर जाएंगे, वो क्या होंगे बेटा? वो होंगी हाइट, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। मानो ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर आर प्लस एच। सही है। अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट अगर हम लोग पूछेंगे, तो हम कहाँ से मेजर करते हैं बेटा? सेंटर से। तो ये कितना होगा? आर प्लस एच होगा। उसी तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट की अगर आप लोगों को ग्रेविटी देखना हो, और वो अर्थ सरफेस से ऊपर हो, तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? आर प्लस एच। सही है, आर स्क्वायर है, तो उसको सिर्फ रिप्लेस कर दो आर प्लस एच से, तो ये क्या बन जाएगा? आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। समझ रहे हो? तो आप मुझे एक बात बताओ, आर तो फिक्स रहेगा ही, सही है, और ये एच जो है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएंगे बेटा। तो अगर ये डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा।
सही है। अगर जितना आप अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाते हो उतनी ही जी की वैल्यू आप लोगों को कम होते हुए दिखाई देती है। तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है या फिर प्रैक्टिकली जो वैल्यू फाइंड आउट की गई है इसे एक बार आप देखो तो आपको क्लियर होगा। देखो तो सरफेस ऑफ द अर्थ अगर होता है बेटा, सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है जी की? 9.8 जो हमने देखा। और हाइट कितना है वहां पे? 0। हम पूरे अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू होगी बेटा वहां पे? 9.8। ये ऑलरेडी हमने इनिशियली फाइंड आउट भी की है। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट अर्थ सरफेस से 8.8 किलोमीटर है बेटा। आप अर्थ सरफेस से 8.8 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो। वहां पे अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे भी वैल्यू आप लोगों को 9.8 ही दिखाई दे रही है। तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, वही नियर अबाउट 8 पॉइंट या फिर नियर अबाउट 9 किलोमीटर तक तो सेम ही दिखाई दे रही है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून। तो जो बलून्स होते हैं तो उसका जो हाइट होता है बेटा या फिर वो जहां तक जाता है वो होता है 36.6 किलोमीटर। इतनी हाइट तक वो जो बलून्स होंगे वो नाइट्रोजन के फिलअप किए हुए, ठीक है। तो 36.6 किलोमीटर तक इनकी हाइट होती है। और वहां पे अगर आप लोग ग्रेविटी की वैल्यू देखोगे तो वो होती है 9.77। इसका मतलब यहाँ से ग्रेविटी में अब चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे कितनी थी माउंट एवरेस्ट पे? 9.8 थी। उसके बाद 9.77, फिर भी इतनी चेंज नहीं हुई है। ठीक है। उसके बाद अगर टिपिकल सैटेलाइट होता है कोई, हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, हम पढ़ेंगे आगे कम्युनिकेशन सिस्टम में सैटेलाइट क्या है करके। तो सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवोल्यूशंस शो करता है, रोटेट करते रहता है। ठीक है, तो कोई वेदर सैटेलाइट है जो कि कितने डिस्टेंस पर है बेटा? वो है 400 किलोमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो 400 किलोमीटर अगर हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रेविटी 8.7 दिखाई देगा। 8.7। और लास्ट हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो इसकी हाइट होती है बेटा नियर अबाउट 35,700 किलोमीटर। इतनी दूरी पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग जी देखोगे तो वो 0.225 हमें मिल रहा है। तो 9.8 से 0.225 ग्रेजुअली ये जो जी का वैल्यू है वो आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा। आप अगर और ऊपर चले जाते हो तो इसकी वैल्यू और कम होगी, एक पॉइंट पे वो जीरो बन जाएंगी, तो आप स्पेस में चले जाते हो। क्लियर है? तो इस तरह से चेंज विथ डेप्थ का, चेंज विथ हाइट का कॉन्सेप्ट है, समझे? चलो नेक्स्ट देख लेते बेटा, वो है चेंज विथ डेप्थ। अब चेंज विथ डेप्थ में क्या होगा? आप बोलोगे कि सर फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन, अब डेप्थ मतलब कौन? जैसे कि ये रेडियस है, सही है। हम्म तो ये रेडियस होंगी। और अब हम इस अर्थ सरफेस के अंदर जा रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब क्या होगा? आप बोलेंगे सर अपने पास तो फॉर्मूला है ये वाला, सही है। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब सीधा दिखाई दे रहा है कि आर की वैल्यू जो है वो तो कम होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि हम डेथ में जा रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जी का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर आर कम हो रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, सही है, बराबर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बेटा। यहाँ पर भी जी का जो वैल्यू है वो आप लोगों को कम होते हुए ही दिखाई देता है। अब इसका रीजन क्या है देखो। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे थे तो हम लोग ये वाला जो सरफेस होगा अर्थ का पूरा, इसे कंसिडर कर रहे थे। तो इसका कुछ ना कुछ मास था जिसको हमने कैपिटल यम बोले थे, जिसके वैल्यू 6 × 10⁻24 kg थी, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम थोड़ा क्रस्ट में आ रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे जो मास होगा बेटा इसका, ये मास डिक्रीज हो जाता है। तो वो वैल्यू 6 × 10⁻24 kg नहीं रहेगी,
तो मास क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। आप अगर और नीचे आ जाओगे तो और डिक्रीज होगा, आप और नीचे आओगे तो और डिक्रीज होगा। तो इस तरह से जो मास है बेटा, वो मास आप लोगों को डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखाई देता है। और जी जो है, ये जी मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। तो अगर मास डिक्रीज होगा बेटा, तो वहां पे जी का वैल्यू भी डिक्रीज होते हुए दिखाई देता है। जब आप इस सेंटर पे चले जाओगे तो सेंटर पे बेटा मास बन जाएगा 0, इसलिए सेंटर पर हमेशा जी का वैल्यू कितना होता है, 0। क्लियर है? अर्थ सेंटर पर जो जी का वैल्यू होगा वो हमेशा कितना होगा, 0, क्योंकि वहां पर कोई मास ही नहीं है। क्लियर है? इसलिए डेप्थ भी अगर हो तो डेप्थ में भी जी का वैल्यू हमें कम होते हुए ही दिखाई देता है। इसका मतलब जी का वैल्यू सबसे ज्यादा अर्थ सरफेस पर ही है। सही है? आप ऊपर जाओ या डेप्थ में जाओ, वहां पे आप लोगों को जी का वैल्यू डिक्रीज होते हुए ही दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं, वो है मास एंड वेट। क्या है बेटा नेक्स्ट पॉइंट? ये है मास और वेट। इसमें हमें डिफरेंस पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन में, कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, क्या बोलेंगे हम? मास जो है बेटा, मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। याद रखना है, प्रेजेंट इन सब्सटेंस। मास किसे कहेंगे? अमाउंट ऑफ मैटर को कहेंगे। ठीक है, और वेट क्या होता है बेटा? वेट, वेट जो होता है जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। वेट का मतलब ही होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स का और वेट का एक ही मतलब है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द वेट? वेट is an force with which earth attracts everybody towards it, towards it नहीं, towards its center कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट डिफरेंस मतलब उनकी खुद के डेफिनेशन ही है। मास का मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ मैटर, और वेट क्या होगा, एक फोर्स ही होगा। जैसे कि अर्थ जो है खुद की तरफ हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करते रहती है। ये होगा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या होता है बेटा? मास जो होगा, ये मास कभी भी चेंज नहीं होगा। मास आप यहाँ पे मेजर करो या आप लोग मून पे मेजर करो, कहीं पर भी मेजर करो, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेकंड डिफरेंस है अपने पास, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा बेटा? ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप सेंटेंस में लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मास क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट। और वेट, अब मुझे एक बात बताओ, वेट के लिए क्या फॉर्मूला देखा था हमने? W इक्वल टू mg देखा था, सही है? क्या ये g का वैल्यू कांस्टेंट है बेटा? क्या ये g कांस्टेंट होता है? नहीं, g का वैल्यू हर जगह चेंज होता है। अगर g चेंज होगा तो वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए वेट जो होता है, इसे हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। ये हमेशा चेंज होता रहता है। यहाँ पे वेट अलग होगा, कोई माउंट एवरेस्ट है वहां पे जाके चेक करो, वहां पे वेट अलग होगा। इसका मतलब मास कांस्टेंट होता है और वेट जो होता है बेटा वो वेरिएबल होता है। थर्ड डिफरेंस क्या कहेंगे? मास जो है बेटा, मास, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास जैसे कि बोलो 10 kg है, 5 kg है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसलिए मास जो होगा बेटा, इसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी? स्केलर। ठीक है, और यहाँ पे और क्या कहेंगे हम? वेट, वेट मतलब फोर्स ही है। अगर फोर्स है तो उससे डायरेक्शन होगी, इसलिए वेट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे।
अब स्केलर और वेक्टर क्या है ये तो आपको पता ही है। स्केलर मतलब क्या, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड भी है साथ में डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो 3 डिफरेंसेस होंगे। और एक डिफरेंस बताओ बेटा, उनका ऐसा यूनिट बोल दो। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, केजी। ठीक है, और वेट तो एक तरह का फोर्स ही है, इसलिए वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। समझे? तो आपको 2 मार्क्स के लिए मास और वेट में डिफरेंस पूछा गया, तो आपको ये एटलीस्ट 4 पॉइंट जो है इसके अंदर लिखना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। चलो उसके बाद एक सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको हम लोग ले लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या दिया गया है बेटा हमें, इफ अ पर्सन वेट्स 750 न्यूटन ऑन अर्थ, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून। देखो, कोई पर्सन है, उसका जो वेट है अर्थ सरफेस पे वो है बेटा 750 न्यूटन अर्थ सरफेस पे। अब अर्थ सरफेस पे जो जी है, क्या वही जी मून पे होगा, नहीं, मून पे अलग होगा, इसलिए उसका वेट यहाँ पे जो होगा वो मून पर नहीं होगा। उन्होंने पूछा है हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून गिवन दैट मून्स मास इज। तो देखो क्या दिया गया है हमें यहाँ पे, मून्स मास। मैं यहाँ पे मास ऑफ मून जो है उसे कैपिटल एम और स्मॉल एम, सफिक्स स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसे हम क्या रीड करेंगे बेटा, मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून क्या कह रहे हो, मून्स मास इज 1/81, 1/81 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, मतलब मास ऑफ अर्थ, उसको मैं एम ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। समझे कि नहीं समझे? मास ऑफ मून is 1/81 times of mass of earth and its radius, रेडियस के बारे में बोला है उन्होंने बेटा, तो यहाँ पे कहेंगे हम क्या, रेडियस, रेडियस लेंगे। तो रेडियस ऑफ मून मतलब आर एम इज इक्वल्स टू कितना बेटा, वो 1/3.7 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। समझे कि नहीं समझे? जो स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है हमने एज इट इज लिख दिया। मास ऑफ मून कितना है, 1/81 दैट ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ मून जो है वो 1/3.7 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, और हमें और कुछ दिया है इन्होंने, नहीं। और क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है कि उस पर्सन का मून पर कितना वेट होना चाहिए। तो वेट ऑन मून हमें निकालना है उस पर्सन का। क्लियर है, बात को समझे, क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए बेटा अपने पास वेट का फॉर्मूला है। देखो सबसे पहले हम वेट की बात कर लेते हैं। वेट, वेट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, वेट ऑन अर्थ सरफेस कितना होगा बेटा, उसको मैं नाम दे देता हूं W सफिक्स E। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है अपने पास, M इंटू जी, वेट का फॉर्मूला है अपने पास M इंटू जी। अच्छा मुझे बात बताओ, जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सही है, लेकिन अब ये जो जी की बात हो रही है यहाँ पे, वो कौन से जी की बात हो रही है बेटा, जो अर्थ सरफेस पर है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, अर्थ लगा देता हूँ, क्योंकि मास ऑफ अर्थ है और यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ होगी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो वेट का फॉर्मूला हमें मिला है, इस वेट के फॉर्मूले में हम इसे पुट कर देंगे। चलो तो हमें क्या मिलेगा, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू एम इंटू, और जी का मतलब कौन बेटा, यही वाली वैल्यू लिख दो, इसको लिखेंगे जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। इसे बोल देते हैं मानो, या फिर इसमें से मास निकाल लेते पहले उस पर्सन का। तो m कितना होगा, m इज इक्वल्स टू, ये होगा
W इंटू ई, लेकिन वेट ऑफ पर्सन तो दिया है बेटा, वो कितना है 750 है, तो डब्ल्यू ई की वैल्यू कितनी बनी 750, ठीक है ना, समझ रहे हो या नहीं। वेट ऑन द अर्थ सरफेस तो दिया गया है, कितना है 750 है, ठीक है। तो W की जगह पे कितने लिखेंगे बेटा, अभी हम 750 लिखेंगे। चलो, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 750 इंटू, अब ये आर ई इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं आर ई स्क्वायर, और डिवीजन में कौन है, डिवीजन में आ जाएंगे कैपिटल है जी इंटू एम इंटू एम सफिक्स ई, ये वाला। क्लियर है। तो हमने क्या किया, अर्थ सरफेस पर जो उसका मास होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से आप मुझे बताओ, वेट ऑन मून को क्या लिखेंगे हम, वेट ऑन मून, तो उसे मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू एन, ठीक है। और फॉर्मूला फिर से वही एम इंटू जी वाला, लेकिन जी कौन सी बात कर रहे हैं हम बेटा, अब जी की जो मून पे, तो जी का फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल है जी मास ऑन मून अपॉन रेडियस ऑफ मून आर स्क्वायर, सही है। चलो अब पुट कर दो वहां पे, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, जी कितना है बेटा अब यहाँ पे, जी इंटू कैपिटल एम मास ऑन मून अपॉन रेडियस ऑफ मून। क्लियर है, चेक कर लो। W इक्वल टू एम इंटू जी था, तो इस जी की जगह पे बेटा मैंने इसे पुट कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 देखो ठीक से, ये वाला, तो m की वैल्यू क्या है बेटा, ये है, तो क्या मैं इस m की जगह पे इसे पुट कर दूं, तो क्या मिलेगा हमें, चेक कर लेते हैं। तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू क्या होगा, m का मतलब यहाँ पे होता है इस बेटा 750 इंटू, उसके बाद यहाँ पे है आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल है जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू, अब ये वाली टर्म कैपिटल जी इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ, सिंपल है। अब जो टर्म सेम है, यहां तक समझे क्या किए हमने। सबसे पहले हमने वेट ऑन अर्थ ये लिया, उसका फॉर्मूला था अपने पास W इक्वल टू एम जी, ये वाला, सही है। तो जी के अंदर हमने क्या किए, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इसको पुट कर दिए, तो यहाँ पे हमने यम की वैल्यू निकाल लिए। उसी तरह से वेट ऑन मून लिए, एम इंटू जी, जी तो एज इट इज मून के लिए आ जाएगा, और ये जो यम है वो यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मुझे क्या मिला, ये वाला रिलेशन मिला। तो यहाँ पे कैपिटल जी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और मास को और रेडियस को हम सेपरेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डब्ल्यू एम, ये 750 में लिख देता हूँ एज इट इज। अब आर के साथ आर लिखो, तो ये क्या है बेटा, ये है रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, और दोनों का स्क्वायर है बेटा, तो दोनों का स्क्वायर होगा तो मैं ब्रैकेट में दोनों को लिख के दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ एक ही साथ, इनटू, और यहाँ पे क्या है मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, चेक कर लो सही या नहीं, सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं अब थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, तो आप पहले इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो अपने पास वेट ऑन मून का फॉर्मूला मिला बेटा हमें क्या, एक मिनट हो, थोड़ा नीचे देखो, वेट ऑन मून का फॉर्मूला मिला बेटा हमें 750 इंटू, क्या था फॉर्मूला अपने पास, आर ई अपॉन आर ई एन, आर ई अपॉन आर एन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू, क्या था, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ। क्लियर है, सही है। अब आगे बेटा यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस एम ई को मैं इस साइड लेके आ सकता हूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में,
सही है। तो अगर ये मास ऑफ अर्थ लेफ्ट हैंड साइड अगर शिफ्ट होता है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे इसे ही क्या लिखूंगा, चेक करो, इसे क्या लिखेंगे बेटा हम, ये जो मास ऑफ अर्थ है मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इसके डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, समझे। तो उसकी वैल्यू कितनी मिली बेटा, 1/81 मिली। ठीक है, कितनी मिली, 1/81। तो मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, इसकी जगह पे क्या लिख सकते बेटा हम लोग, 1/81 लिख सकते। सही है। उसके बाद देखो आर ई अपॉन आर एम चाहिए मुझे, आर ई अपॉन आर एम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे, ये जो 3.7 है उसे इस साइड लेके आता हूँ और आर एम को उस साइड भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएंगे, सोच के बोलो। तो ये 3.7 इस साइड आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3.7 इक्वल टू आर एम उस साइड चला जाता है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आर ई अपॉन आर एम। समझे कि नहीं। तो आर ई अपॉन आर एम की वैल्यू कितनी होंगी बेटा, 3.7। तो उसका स्क्वायर मैं वहां पे लिख सकता हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होंगी बेटा, 3.7। क्लियर है। तो चलो, तो मास ऑन मून, सॉरी वेट ऑन मून कितना होगा, 750 इंटू 3.7 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पे कितना लिखेंगे बेटा, 1/81। क्या मिल रहा है हमें, 750 इंटू 3.7 इंटू 3.7 डिवाइडेड बाय 81। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और यहाँ पे 27 आ जाएंगे। सही है, 27 3 जा 81। तो हमें मिल रहा है 250 इंटू 3.7 इंटू 3.7 और डिवीजन में आ रहा है बेटा 27। तो 27 से हमें 250 को भी डिवाइड करना होगा। तो चलो 27 का टेबल पहले बनाओ। तो 27 कितना होगा, 5, ये कितना होगा 81, 8, 10, 15, 13, 12, 16, 9, 18, 9 और 7, 16, 21, 13 और ये 24 और ये लास्ट में आ जाएंगे 270। मैंने पढ़ा है आप लोगों को टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 27 से डिवाइड करना है हमें, किसे, 250। तो चलो 250 देखो कहाँ पे, 270 लास्ट में, उससे पहले 243 है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 243, यहाँ पे आ जाएंगे 7, जीरो लगा दूँ, 70 है नहीं 54 है, 0.2, 54 कितने बचेंगे बेटा यहाँ पे, 16, सही है, और एक जीरो लगा दो। तो 160 चेक करो, 160, 135 1 2 3 4 5 सफिशियंट 9.25। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9.25 इंटू, और ये 3.7 इंटू 3.7 कितना होगा बेटा, 3.7 इंटू 3.7 चेक करो, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 प्लस 4 25। उसके बाद 1 ये 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, तो 9 5 प्लस 1 6 3 1 13.69, सही है, 13.69 आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 13.69 इंटू 9.25, ठीक है, 9.25। सो 5 9 जा 45, कैरी करेंगे 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, कैरी करेंगे 3, देन 5 3 जा 15 प्लस 3 18, कैरी करेंगे 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। उसके बाद 2 9 जा 18, कैरी करेंगे 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, कैरी करेंगे 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 एंड 2 1 जा 2। उसके बाद 9 9 जा 81, कैरी करेंगे 8, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 कितने होंगे बेटा 62, कैरी करेंगे 6। उसके बाद 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 33, कैरी करेंगे 3, 9 1 जा 9, 9 प्लस 3 12। तो कितना आ रहा है बेटा 5, 8 और 4 12, कैरी करेंगे 1, 2 प्लस 8 10 13, कैरी करेंगे 1, 7 प्लस 3 10 प्लस 6 16, कैरी करेंगे 1, 3 प्लस 3 6 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4
तो आंसर आ रहा है बेटा अपना 126.6325। तो अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं बेटा 126.63 न्यूटन, क्योंकि हमें वेट निकालना था और वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो।